नमस्कार। अब हम आपको जो हमने अभी चर्चा की है, हमने पूरे समासिक ये जो अपना शब्दों का वर्तनी का इसका चल रहा है, इसमें हमने आपको संयुक्त व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार इसके बारे में बताया था। अब इसका हम व्याख्या करते हैं थोड़ा सा। अनुस्वार अर्थात शिरोबिंदु, मैंने इसीलिए यहाँ पर दोबारा लिख दिया है अनुस्वार, जिसको शिरोबिंदु कहते हैं, ऊपर से लगने वाला, और अनुनासिकता या अनुनासिक। अनुनासिक को अनुनासिकता लिखने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, अनुनासिक तो हम वैसे बोलेंगे, लेकिन लिखने का अनुनासिकता का अर्थ यह है कि ये नासिक की विकार जो अंदर से आता है, इस वजह अनुनासिकता लिखा है इसको हमने, क्योंकि चंद्रबिंदु लगा रहे हैं, इसका प्रयोग करा रहे हैं आपको। अब हम अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में बताते हुए व्याख्या करेंगे। पहले अनुस्वार व्यंजन है, यह आप ध्यान लगा लीजिए कि अनुस्वार जो है वो व्यंजन अर्थात व्यंजन की ध्वनि आती है, जैसे अंग, ये कंगना, कंस, व्यंजन की ध्वनि आ रही है इसमें, तो व्यंजन की ध्वनि। और अनुनासिकता जो है, जिसमें चंद्रबिंदु लगेगा, उसमें जो है नासिक के विकार, मतलब स्वर का नाक के द्वारा नासिक का विकार जो है वो उसके द्वारा आता है, उसमें नासिक विकार हो रहा है। जैसे ये चा, चांद, तो इसमें हम ओ स्वर का ध्वनि आ रही है, स्वर का नासिक विकार हो गया, ये स्वर का नासिक विकार हो जाएगा ये जो चंद्र बिंदु का प्रयोग हम, इसलिए इसको अनुनासिकता कह रहा हूं मैं, इसीलिए। अब देखिए प्रयोग करते हैं हम। अनुस्वार संस्कृत के पंचमाक्षर व अन्य वर्णों के साथ हिंदी में प्रयोग होता है, ये ध्यान लगाने की बात है। अनुस्वार का प्रयोग कब होगा? जब हम संस्कृत के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करेंगे तो हम अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार नहीं, अनुस्वार, अनुस्वार लगाएंगे हम। अर्थात पंचमाक्षर जो, जैसे पंग क जो, अंगो क जो आ रहा है, गो अंगो गा गंगा, ये ऐसे चन अण चल चंचल, ये क अण ठ कणठ कंठ, घ अणटी घंटी, ये तो हम इनको न लगा करके अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो इनमें हम पंचमाक्षर के बदले में केवल अनुस्वार लगा देंगे, इनकी ये जो शिरोबिंदु है इसको लगा देंगे। दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए संस्कृत अनुस्वार संस्कृत के पंचमाक्षर व अन्य वर्णों के साथ हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे संयोग, संरक्षण, अंश, कंस। इसमें जो है ये अंग का जो अभी आप कह रहे थे, उसमें जो है ये व्यंजन की ध्वनि देगा, ये संयोग अंग का ध्वनि दे रहा है, संरक्षण अंग, ये अंश नौ का ध्वनि दे रहा है, कंस नौ की ध्वनि दे रहा है, तो व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। तो ये तो पंचमाक्षर के अलावा जो है हमारे पास क ख ग घ अंगो, ये इसका पंचमाक्षर एक समूह है। च छ ज झ यो, इसका एक समूह है। प फ ब भ म, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध नो, ऐसी जैसे प फ ब भ म। तो इनका जो अंतिम वर्ण है पंचम अक्षर, वो चाहे अंग हो, चाहे यो हो, चाहे वो अण हो, चाहे वो न हो, चाहे म हो, इनके बदले में हम ये शिरोबिंदु का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान लगाना है। और इसके अलावा जो आते हैं फिर य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ये दंत्य स, तो इनके प्रयोग में ये जो है अलग अलग ध्वनि देगा। कहीं पर ये अंगों की ध्वनि देगा, कहीं पर ये नौ की ध्वनि देगा, कहीं पर ये मोह की ध्वनि देगा। इसकी हम चर्चा भी नीचे करते हैं, आप इसको समझ लीजिए, मतलब इतना। अब जैसे हमने एक तो इसका ये तो सीधे हो गए पंचमाक्षर के अलावा। पंचमाक्षर में प्रयोग कैसे? पंकज, ये पंकज, गंगा, चंचल, कंठ, दिख रहा है इसमें आ रहा है पूरा, कंठ, ठंडा, मंदिर, संत, ये आप यहां देखिए संत में नौ की ध्वनि दे रहा है। तो जब हमने तत्सम शब्द, ये तत्सम, अब यहाँ पर एक प्रश्न जब मैं लिख रहा था, एक प्रश्न ये कि आपने तो को यहाँ पर हल क्यों नहीं किया, तो आधा तो, क्योंकि यहाँ तो आधा साफ दिखाई दे रहा है। जब हमको शब्द में इस पर लगाने के लिए, दूसरे वर्ण पर चिपकाने के लिए जब अक्षर का साफ दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है, इसमें हल नहीं लगाएंगे। तो सौ, क्योंकि सौ पर तो आ रहा पता चल रहा है, आधा ही तो है। अन्य में द्वारा में आपको पता नहीं चल रहा है,
चिन्ह में आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमने कहा वहां पर हल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें आप छोटी छोटी बातों का मेरे द्वारा बताए गए। फिर तत्सम व संस्कृत प्रयोग में ये जब तत्सम शब्दों का प्रयोग करेंगे आप संस्कृत के अर्थात जो संस्कृत का हिंदी में प्रयोग हो रहा है जिनका, और या संस्कृत का कहीं पर आप प्रयोग कर रहे हैं हिंदी लिखने में या संस्कृत लिखने में, तो उसमें पंकज हो जाएगा ये प अंगो क जो। यहाँ क्या है मैं देखिए हला भी क्यों, यहाँ आधा क करता तो क दिखता बड़ा वो छोटा और अंगो दिखता बड़ा। ऐसी गंगा में देखिए अभी ये। फिर चंचल, ये गंगा मैंने इसलिए लिखा ताकि स्पष्ट हो जाए यहाँ पर कि हम कहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे। चंचल, कंठ, ठंडा, मंदिर, ये 9 लगा रखा है। संत, ये बिल्कुल ध्वनि को भी आप ध्यान में रखिए, जल्दी आ जाएगा समझ में। अब हम जो इसका तीसरा प्रयोग है अनुस्वार का, वह है पंचमाक्षर के बाद। पंचमाक्षर अर्थात अभी पहले आपको बताया मैंने, क ख ग घ यो, यो है इसका पंचमाक्षर। च छ ज झ यो, क ख ग घ ङो, च छ ज झ यो, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध नो, प फ ब भ म। ये जो पीछे के अक्षर हैं ये पंचमाक्षर। तो इनके बाद अगर कोई शब्द आता है, वर्ण आता है, अन्य वर्ग का हो, इनके वर्ग का न हो बल्कि अन्य वर्ग का हो, जैसे क के बाद ट का आ रहा हो या अन्य का आ रहा हो अर्थात, तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। अर्थात जो उसका पंचमाक्षर है उसका हम अनुस्वार के रूप में बोलेंगे उसको हम, अर्थात अंक की मात्रा लगाते हुए। आपको अगर सरल शब्दों में समझाया जाए उसको आप अंक की मात्रा जैसा लगाएंगे, जैसे कंगना, ये ऐसे आपको दिखाते हैं आगे। जैसे वांगमय, ये वांगमय, वांगमय, चिन्मय, उन्मुख, ये देखिए वा अंगो मो, वांगमय अंगो जो है वो इसमें पंचम अक्षर उसका है क का, और मो जो है वो प फ ब भ मो वाले पंचमाक्षर का है। ऐसे चिन्मय में देखिए ची चौवर्ग का है, मो जो है मो तो 9 आया है यहाँ पर। ऐसे उन्मुख में देखिए 9 के बाद मो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको ऐसे ही लिखेंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा कैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ ये वा मय, वामय, इसका अलग अर्थ हो जाएगा। फिर ये अंग्य, ये अंग्य अन्य है, जैसे अनो यो यहाँ लिखा मैंने इसका नो यो। अगर हम इसके ऊपर अगर ये जो है शिरोबिंदु लगा देते हैं तो इसका अर्थ अलग ही हो जाएगा, मतलब समझ में ही नहीं आएगा। ये चिंगमय अजीब सा हो जाएगा, चिंगमय हो जाएगा। उमुख, ये उन्मुख, ऐसा नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखना है। फिर पंचम वर्ण में, इसी पंचम वर्ण में 9 मो का दोबारा प्रयोग होगा माना। यदि 9 और मो का दोबारा प्रयोग होगा तो आप ऐसे ही प्रयोग करेंगे, जैसे अ न अन्न, ये सम मानो सम्मान, सम मेलन सम्मेलन, सम्मति, सम्मिलित, ये आदि का प्रयोग इसमें ऐसे ही होता है। ये नहीं कि अन्न ऊपर से बिंदा लगा देंगे फिर वही गड़बड़ हो जाए। जैसे आयंग दिख रहा है यहाँ पर अंग, ये संगमान ऐसे नहीं लिखेंगे, संगमेलन ऐसे नहीं, ये ध्यान रखना है। फिर पांचवा जो हमारा इसमें प्रयोग है अंग्रेजी उर्दू से गृहित शब्द। कोई अंग्रेजी का शब्द आया है आपके पास, या उर्दू का शब्द हमने जो लिया है हिंदी में, गृहित माने हिंदी में जो ग्रहण कर रखे हैं, उन शब्दों के आधे वर्ण व अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए, कि अनुस्वार जो है आधा है, ये भ्रम दूर करने के लिए ही नासिक के व्यंजन को पूरा लिखा जाएगा। नासिक के व्यंजन अर्थात वही मो, यो, नो, ये जो है पूरे लिखे जाएंगे। और इसमें जो वर्ण है वो भी आधा नहीं लिखा जाएगा। ये अंग्रेजी उर्दू के गृही शब्दों के आधे वर्ण वो अनुसार, ये आधा वर्ण जो है अनुसार जो है, इसको भ्रम को पूरा लिखा जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं लिम का, ये आप क्या लिखते हैं, लिम का आधा मो लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए अनुस्वार का पूरा प्रयोग होगा, पंचमाक्षर अनुस्वार जो है उसका पूरा प्रयोग होगा। समझ में आ रहा होगा। लिम का, तनखाह, ये तो आधा नो नहीं है, या ऊपर से अनुस्वार नहीं लगाया है। तिनका, ये लोग क्या बोलते हैं, तिनका तिनका, तिनका नहीं, तिनका, ये 9 पूरा है। तमगा, तमसिन, ये इनको ध्यान रखेंगे। ऐसे संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में, ऐसी जो संस्कृत के जो कुछ शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उनका अगर हिंदी में प्रयोग होगा, ये फिर पुनः सुन लीजिए, संस्कृत के कुछ तत्सम शब्द जो हिंदी में यदि प्रयोग किए जाते हैं
तो उनके अंत में अनुस्वार के बदले में मो की ध्वनि देता है। किसकी ध्वनि देता है वो? मो की। अनुस्वार अगर हम लगाते हैं तो मो की ध्वनि देगा, और अगर अनुस्वार में ध्वनि नहीं दे तो मो आप ये लगाएंगे, मो आप हल करके, हलंत करके उसको मो लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे आगे बताता हूँ, पहले इसी को देखिए आप। तो ये अनुस्वार जो है मो की ध्वनि का सूचक होगा। वो जो अनुस्वार लगेगा किसकी होगा? मो की ध्वनि देगा, मो। जैसे ओम, ये परम, शिवम, ऐसे जैसे दिख रहा है यहाँ पर, जैसे अहम, ये अहम तो ये भी जाएगा, लेकिन इसकी ध्वनि देगा, मो की ध्वनि देगा। एवं ये लिखा जाएगा, लेकिन ध्वनि किसकी देगा? मो की देगा। परम ये, लेकिन ध्वनि किसकी देगा? मो की देगा। शिवम लिखा ऐसा जाएगा, लेकिन ध्वनि किसकी देगा? मो की। लेकिन जब यहाँ पर एक बात और है, जब अनुस्वार के बाद अर्थात इसके बाद व्यंजन आ रहा है कोई, तो मोह ही लगेगा। क्या लगेगा? मोह ही लगेगा। ये संस्कृत का है कि संस्कृत में अनुस्वार के बाद यदि व्यंजन आता है तो मोह लगेगा, न स्वर आता है, स्वर आता है तो मोह लगेगा। यहाँ पर गलती हो गई, व्यंजन नहीं। व्यंजन होगा तो मोह का अंग की ध्वनि देगा। जैसा रोकिए इसको, देखिए ये जब अनुस्वार के बाद व्यंजन होगा तो अंग की मात्रा लगेगी, जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ये शिरोबिंदु। और अगर स्वर में स्वर आ रहा है तो आप मोह लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? मोह। ये ध्यान, मोह लगेगा। इतना आपने ध्यान रखना है कि मोह लगेगा। कब मोह लगेगा और कब, समझ में ना? जैसे अ आ रहा है, आ रहा है, ई आ रहा है, उसके बाद तो आप मोह लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर क ख ग व्यंजन आ रहे हैं तो आप अनुस्वार लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिखा है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब हम इसके बाद जो है इसके उसमें चलेंगे कि इसमें कैसे प्रयोग किया जाएगा, इनका अनुनासिकता का, चंद्रबिंदु का प्रयोग कैसे करना है, ये हम इसके बाद इसमें चलेंगे अगले वाली वीडियो में। अब हमने जो है अनुस्वार और अनुनासिकता में, अनुस्वार के बारे में तो हम जान गए हैं, जो ऊपर से शिरोबिंदु लगता है वो अनुस्वार है, ध्यान रखें आप। और ये अनुस्वार शब्द से लग रहा कि ये स्वर का अनु है, इनकी स्वर के पीछे जो एक ध्वनि निकलती है, व्यंजनात्मक ध्वनि, उसका उदाहरण है, ये मान सकते हैं आप। ये अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिकता क्या है? वो स्वर है। अनुनासिकता साफ लग रहा है, नाक से, नाक से जब स्वर निकलता है, जैसे आ, का, ये इस टाइप का जब स्वर निकलता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग उसमें किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या सरल तरह से कर देते हैं। अनुस्वार व्यंजन है, अनुनासिकता स्वर नासिक विकार है। अनुनासिकता व्यंजन नहीं, ध्वनि गुण है। ये अब हम अनुनासिकता पर बात कर रहे हैं इस समय। अब इससे पहले आपने अनुस्वार पढ़ा, उसको सीखा, अब अनुनासिकता पर बात कर रहे हैं। तो अनुनासिकता व्यंजन नहीं, ध्वनि गुण है। ये मैंने डार्क कर रखा है, देखिए इसको मैंने उच्च रंग में लिखा हुआ है। अनुनासिकता व्यंजन नहीं, ध्वनि गुण है। ये बस इनमें यही अंतर करना है। अनुस्वार व्यंजन है, क्योंकि मैंने बताया आपको उसके वर्णों में भी अर्थ करके। और अनुनासिकता क्या है? नाक से निकलने वाली ध्वनि का गुण है। स्वर का उच्चारण मुख व नाक से, ये मुख मतलब यहाँ मुख का लोग होता सारे मुख से रहा, अर्थात निर्बाध स्वर के साथ नाक का प्रयोग जब हो रहा हो तो उसको हम जो है अनुस्वार न कह करके अनुनासिकता कहेंगे। जैसे ये आ, ए, माँ, माँ लिखते हैं आप, माँ कहते हैं। ये माँ, ये चंद्रबिंदु के अभाव में, अगर चंद्रबिंदु नहीं लगा पाते हैं आप कहीं पर, तो उसके अभाव में अर्थ भ्रम की स्थिति हो जाती है। ये ध्यान रखना है हमने कि चंद्रबिंदु का जहां प्रयोग करना है वहां करना ही चाहिए। नहीं रखता, टंकण की समस्या है, टाइपिंग कर अर्थात उसकी समस्या है, मोबाइल में आप फटाफट कहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, आपको चंद्रबिंदु वहां तो चलेगा। जब आप छाप रहे हैं कोई चीज और वहां पर उसमें कठिनाई हो रही है, बार बार वो आपका वर्ण चंद्रबिंदु नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पर आप उसको थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं। लेकिन जब हम सीखने सिखाने की बात करते हैं, जब हम शुद्धता की बात करते हैं, तो हमको चंद्रबिंदु का ध्यान रखना है। चंद्रबिंदु के अभाव में भ्रम की स्थिति हो जाती है। जैसे हंस, ये हंस, अभी हंस हो रहा है, हे हंस वाहनी, हंस का दे रहा है हंस, ये नौ की ध्वनि दे रहा है, यानी कि यहाँ अनुस्वार बन गए।
इसको हमने अनुनासिक बना दिया। देखिए इधर 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 लगाइए जरा सा, ये अनुस्वार था, इसको अनुनासिक की किया हमने। कैसे किया? इसके ऊपर चंद्र बिंदु। अब ये बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो गए। हंस अर्थात हंस है, और ये हंस हंसना, यह हंसी। अंगना, ये अंग, इसने अंग का उच्चारण दिया, गना अंगना, और अंगना ये अंग ना, अंग में शरीर में आना, इसमें अंगना जो आंगन कहते हैं आप, इसका भी दे रखा अंगना। अंगना 2 बार लिख दिया हमने यहाँ पर, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। फिर स्वांग, ये मैंने इसको उस समय बताया था आपको भी पहले, स्वरों के उसमें जब फर्स्ट में। आप सारी वीडियो को देखते रहे क्रमवार। अगर आप क्रमशः नहीं देख पाएंगे तो इसका तारतम्य टूट जाएगा, इसलिए इससे पहला देखने के लिए नंबर 1, 2, 3 के भागों को देखा करेंगे, तो उसके बाद क्रमशः सीख पाएंगे हम। और किसी कारणवश यदि आप पूरे उसको नहीं देख पाते, तब भी आपका हम एक वीडियो में ही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग, आंग, एंग, मां, ये तो बताया था। तो स्वांग, ये स्वांग, स्वांग, ये स्वांग अपना अंग, ये स्वांग, और ये स्वांग मैंने पहले बताया था आपको। स्वांग, स्वांग माने स्वांग करना, नाटक करना। जब शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ टाइपिंग में कठिनाई हो, मैंने पहले बताया था आपको, जब कठिनाई हो तो अनुस्वार चिन्ह लगाया जा सकता है। जैसे नहीं, नहीं में अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं में बिंदा, ये मैं आदि। ये कविता छंद छोटी कक्षाओं में, यहाँ तो कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन कविताओं में है, छंद लिख रहे हैं आप, शुद्ध कार्य कर रहे हैं। छोटी कक्षा में छोटे बच्चों को बताने के लिए, प्रवेशिका में जहाँ बच्चा 1 में पढ़ रहा है अभी, उसको बताने के लिए स्पष्ट करना ही पड़ेगा। वहां पर हमको शुद्ध उच्चारण आदि की दृष्टि से स्पष्ट लिखना चाहिए। जैसे कहाँ, ये देखिए, इसको देखिए जरा सा। फिर हंसना, ये कहाँ को देखिए, हंसना, आंगन, संवरना आदि। और देखा जाए तो हिंदी में माँ में के ऊपर भी, उसके ऊपर भी लगाया जाता है, लेकिन यही बहुत है, पर्याप्त है ये, इसको सीख लेंगे तो, और इतना सा ही है। तो आपसे निवेदन है, आप सीखिए, बनाइए, और जहाँ पर गलतियां हो रही हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, क्योंकि संभावनाएं अपार हैं, तो संभावनाएं हैं, सुधार लेंगे, उसको सीखेंगे हम। इसको आप सीखते रहिए, बनाते रहिए, और क्रमशः करने का प्रयास कीजिए। कि इससे पहले की वीडियो को देखेंगे तब ये समझ में आएगा। हालांकि मैंने ये प्रयास किया है कि हर वीडियो में उसी से संबंधित तथ्य को रखा जाए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर पहले से लेकर के जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो क्रमशः आप देखिएगा, सीखिएगा। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।